हिंदी जो भाषा है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? पदभेद। क्या पढ़ेंगे? पदभेद। और पदभेद के अंतर्गत मैं आज जो पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा वो क्या टॉपिक है आपका? संज्ञा। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है आपका? संज्ञा। इसी को आप लोग इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हो। क्या बोलते हो? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने क्या बोला है? पदभेद। क्या बोला है? पदभेद। बेसिक तौर पे तुम संज्ञा को तुम्हारे परिभाषा के हिसाब से सब जानते हो कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को दिया गया नाम। मतलब मैं परिभाषा, तुम क्या बोलते हो? बोलो, तुम्हारा परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, स्थान का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक, बेसिक तौर पे आप मेरी बात को ध्यान समझना। आपका परिभाषा गलत नहीं है, पर उसको कॉमन तरीके से समझते हैं कि बेसिक तौर पे जो भी संज्ञा है वो कोई ना कोई एक शब्द है। कोई ना कोई एक क्या है? शब्द। अब उत्पत्ति पे जाओ, आप शब्द या संज्ञा को उत्पत्ति पे जाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ कि भाई जैसे मान लो सबसे पहले जब इंसान इस धरती पर आया होगा तो बुद्धि की प्रधानता कारण, अपने बुद्धि के प्रधानता कारण वो चीजों को देखा होगा, सारी चीजें दिखी होंगी। तुम सबसे इनिशियल पीरियड पे जाके सोचो ना भाई, तुम लोग के पास कैसा है कि तुम जैसे ही पैदा हो रहे हो तुम्हारे माता पिता ने तुमको बताते जा रहे हैं, या माता पिता नहीं बता रहे हैं तो तुम सुन रहे हो, और सुन करके तुम उन शब्दों को सीख ले रहे हो। आपको शब्द को सीखने में क्या प्रक्रिया हो रही है? अनुकरण प्रक्रिया। आपके माता पिता को बोलते सुन रहे हो, आपने किसी भी व्यक्ति को सुना कि ये दीवाल है, आप सीख गए दीवाल, ये खिड़की है खिड़की, ये रोड है तो रोड, ये पटरी है तो पटरी, ये ट्रेन है तो ट्रेन, ये हवाई है तो हवाई जहाज, ये शेर है तो शेर, भालू है तो भालू, पेड़ है तो पेड़, नदी है तो नदी, तालाब है तो तालाब। ये सारे शब्द हैं। पानी का बहता हुआ रूप नदी है, पानी का ठहरा हुआ रूप छोटा सा एरिया है तो तालाब है, पानी का ठहरा हुआ रूप बड़ा एरिया है तो झील है। पर यह प्रक्रिया तो पहले से रही होगी, पहले से रही होगी ना। अंग्रेजों ने भी इसी प्रक्रिया को देखा, पर उन्होंने किसी के लिए लेक वर्ड यूज किया, किसी के लिए पॉन्ड वर्ड यूज किया, किसी के लिए रिवर यूज किया। जिस बहते हुए पानी को देखकर हम नदी कह रहे हैं, उसी बहते हुए पानी को देख के हम लोग रिवर कह रहे हैं। जिस छोटे से एरिया में ठहरे हुए पानी को हम तालाब कह रहे हैं, उसको लोग पॉन्ड कह रहे हैं। जिस बड़े से एरिया में ठहरे हुए पानी को हम झील कह रहे हैं, उसको लोग लेक कह रहे हैं। तो बात क्या थी कि चीजें प्रकृति में अपने आप अवेलेबल थी। उन प्रकृति की चीजों को देखना और देखकर उसके पहचान करने के लिए उसको कोई ना कोई नाम देना। अब क्या सोच के नाम दिया, इसके पीछे बड़ी फिलॉसफी है, इस पे कोई बहस नहीं कर सकता और ना ही कोई इसका उत्तर बता सकता है। मतलब झील को, बड़े हुए पानी के समूह को झील क्यों कहा गया, क्यों झील कहा गया, इसका कोई जवाब नहीं है। तालाब को तालाब क्यों कहा गया, झील को झील क्यों कहा गया, नदी को नदी क्यों कहा गया, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन कल्पना करो यदि आपको बचपन से सिखाया जाता कि नदी को झील है और हम सब नदी को कहते कि झील बह रहा है, तो हम सब कहते कि झील बह रहा है। और झील को कहते कि नदी है, तो हम कहते नदी है, नदी फलना नदी है। लेकिन अभी हमारे दिमाग में और चेतन मन में बस गया है कि नदी मतलब बहेगा, तो बड़ा अजीब लग रहा है, कैसा उल्टा बोल रहा है यार, झील कैसे नदी हो सकता है? नदी तो वही होगा जिसका पानी क्या होगा, बहेगा। लेकिन कल्पना करो कि बचपन से अगर तुमको इसी तरह से ट्रीट कर दिया जाए किसी बच्चे को, तो आप आर्ग्यूमेंट करेंगे और आप लड़ेंगे। लेकिन हाँ, पूरे समूह को बोलना चाहिए कि वो क्या है, नदी है, झील को, और नदी को क्या बोले, झील है। तो बताओ आपका दिमाग कभी काम कर पाएगा कि नदी को देखकर वो नदी कहेगा? वो नदी को देख के क्या कहेगा, झील कहेगा। अरे कहेगा कि नहीं कहेगा? पूरी बात को समझ लो। इसी तरह से तो बेसिक तौर पर हमारे आसपास जो भी प्रकृति की चीजें थी, पेड़ पौधे, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उस सब का पहचान करने के लिए हमने शब्दों का निर्माण किया। और किसी की भी पहचान करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए वो शब्द कहलाता है क्या, संज्ञा या नाउन। किसी की पहचान करने, इसलिए दुनिया का प्रत्येक शब्द सबसे पहले क्या है, संज्ञा है, क्योंकि उससे हमें किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का पहचान होता है। लेकिन सवाल यह था कि जो हमारे पास चीजें हैं वो दो रूप में है। कैसे दो रूप में है? एक मूर्त रूप में है और एक अमूर्त रूप में है। तो भाई जो मूर्त रूप में है वो दिख रहा है, तो हमने उसकी पहचान करने के लिए नाम बना लिया कि भाई पंखा मेरे को दिख रहा है तो मैंने उसका नाम रख दिया वॉल फैन। कोई व्यक्ति दिख रहा है तो उसकी पहचान करने के लिए मैंने जो भी नाम रख दिया, समारू, खोल बहरा। ठीक, कोई जगह दिख रहा है तो हमने उसका जगह का नाम रख दिया। कोई पेड़ पौधा, नदी, पर्वत दिख रहा है तो उसका हमने नाम रख दिया। पर कुछ चीजें ऐसी भी तो हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम महसूस करते हैं। तो कैसे आपने बताओ, एक भाव है जिसको हम गुस्सा कहते हैं,
क्रोध, तो आपने क्रोध नाम का शब्द बनाया, तो क्रोध आपको दिखाई तो नहीं देता, क्रोध एक भाव है, लेकिन कल्पना करो कि नाम देने के पीछे कैसा है। अगर हम कहते कि क्रोध को हंस रहा है कहते, तो कोई व्यक्ति क्रोध करता तो हम कहते देखो हंस रहा है। अब समझ में आ रहा है बात? अब हंसने कहते कि क्या है, क्रोध है, तो हम लोग फिर हंसता तो कहते कह रहा है क्रोध कर रहा है। हमने हंसने को हंसना वर्ड दिया, तो एक फीलिंग है हंसना, जिसके लिए वर्ड दिया क्या, हंसना। स्माइल हमने वर्ड बनाया उसके लिए। अब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिक तौर पे जितने भी शब्द हैं वो दो कैटेगरी के हैं, या तो मूर्त हैं या तो अमूर्त हैं। मूर्त उन शब्दों के लिए है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, मूर्त है। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल को मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं, पर इस तरह की आकृति के लिए मैंने बॉटल बनाया। अब इसको मेरे को बचपन से बताया गया होता ये गिलास है, तो मैं गिलास कहता, मैं बॉटल नहीं कहता, फिर गिलास कहता, इसको गिलास में पानी भरा है कहता, और आप सब सहमति दिखाते। अभी मैं बोलूंगा गिलास में पानी भरा है, सब सहमति दिखाओगे, क्योंकि तुम सबको बचपन सिखाया गया कि बॉटल है, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण तुमने किया है क्या, है बॉटल है करके? तुम्हारे पैदा होने से पहले इसका नामकरण हो चुका है, तो इसको जो नामकरण किया गया है वो संज्ञा है। क्या इसका नामकरण है, इस वस्तु के लिए क्या नामकरण है, बॉटल। तो बॉटल शब्द है ना, बॉटल क्या है, शब्द है, और उस शब्द को बोलने से हम इस वस्तु को पहचान लेते हैं। तो कोई भी शब्द जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या अमूर्त भाव का पहचान हो जाए उसे कहते हैं क्या, संज्ञा। तो संज्ञा का मतलब है किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव को पहचान करने के लिए बनाया गया शब्द। किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव को पहचान करने के लिए बनाया गया शब्द। वस्तु, व्यक्ति आपके मूर्त में जाएंगे और भाव किस में आएगा, अमूर्त में आएगा। अमूर्त का मतलब वो है जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख छू नहीं सकते। जैसे क्रोध हो गया, जैसा हंसी हो गया, जैसा प्रेम हो गया, ठीक है, जैसे आपका मैंने कहा मुस्कुराना हो गया, तो ये सब भाव है, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक है। आपका करुणा हो गया, ठीक है, आपका परोपकार हो गया, ठीक, ये सारे के सारे आपके अमूर्त हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे अभी अपन कहें कि गर्मी लग रहा है, जैसे हम कहें कि सर्दी लग रहा है, या जैसे मैं कहूं कि ठंड लग रहा है, सारा चीज एक भाव है जिसे सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसे देखा छुआ नहीं जा सकता। कोई डाउट है, कोई बात है यहाँ पे? पक्का? ये मुझे ठंड लग रहा है, लेकिन एसी बंद कराओ, तभी मुझे ठंड लगा, बंद कर भाई, ठीक है। बढ़े आगे, ध्यान से समझना। अब तो संज्ञा कोई भी एक शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के पहचान करने के लिए क्या किया है, दिया गया नाम है। यहां तक स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम सब जानते हो कि संज्ञा कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। अब ये बहुत कॉमन चीज है, एकदम आसानी से बनेगा, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान समझना। समस्या कहां है? प्रश्न आएगा घौद कौन सा संज्ञा है, घौद कौन सा संज्ञा है? अब जानते तो हो तुम लोग, लेकिन गया कहानी खत्म। इसलिए ऐसे शब्दों को नोट करना पड़ेगा। अब मैं इसका अंग्रेजी वर्ड बोलूंगा तो एक लाइन में समझ जाओगे। फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, तो कौन सा संज्ञा हो गया? समूहवाचक। भाई एक फूल नहीं है, कई फूल हैं। लेकिन मान लो मैंने कहा नदियां, तो कौन सा संज्ञा हो गया? क्या है बोलो? जातिवाचक। समस्त नदी की बात हो रही है। लेकिन मैंने कहा गंगा नदी, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। तो जब किसी जाति का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो, है ना, तो क्या कहलाएगा? आपका जातिवाचक। जब किसी झुंड, मंडल का बोध हो तो क्या कहलाएगा? आपका समूहवाचक। जब किसी व्यक्तिगत भाव का बोध हो तो उसे क्या, व्यक्तिगत का हो तो व्यक्तिवाचक, ठीक है। इसके आता है पदार्थवाचक। कच्चा मटेरियल का बोध हो, जैसे कि दाल, चना, इस तरह का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? आपका पदार्थवाचक, ठीक है। और लास्ट में आता है क्या? भाववाचक। तो भाववाचक जो अमूर्त होता है, इसे देखा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या करते हैं? महसूस करते हैं, उसे कहते हैं क्या? भाववाचक। तो भाववाचक में क्या क्या आएगा? ये सब आएगा, क्रोध, हंसी, प्रेम, मुस्कुराना, करुणा, परोपकार, ठंड, गर्मी, ये सब किस में आएगा? आपका भाववाचक में आएगा। क्लियर हो गया बात? तो कुल मिलाकर 5 है। लेकिन अब देखना,
कुछ कंडीशंस हैं जिसके बारे में मैं सिंपल बात करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं सिस्टमेटिक पढ़ा दूंगा अभी, मत टेंशन लो, प्रॉपर वो बना करके, फ्लो चार्ट बना करके। पर पहले आप मेरे इस बात को ध्यान समझो। जैसे मान लो मैंने कहा दूध, क्या शब्द यूज किया? दूध। तुझे बताओ दूध क्या है? दूध क्या है? पदार्थवाचक। दूध क्या है? पदार्थवाचक। दूध को औटाकर मैंने बना दिया मिठाई, तो मिठाई क्या है भाई? दूध पदार्थवाचक, और दूध से बन गया मिठाई, तो मिठाई क्या हो गया? काहे मिठाई पदार्थवाचक हुआ? मिठाई में कई ठो मिठाई है, रसगुल्ला है, जलेबी है, चमचम है, क्या हो गया? जातिवाचक। तो पदार्थवाचक से जातिवाचक बनाया जा सकता है। दूध पदार्थवाचक था, पर दूध से बनी हुई वस्तु मिठाई क्या है आपका? जातिवाचक है। पर मैं इसी से कह दूं चमचम, अब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। ठीक। जैसे सोना, अबे सोना दो तरह का सोना है, एक क्रिया वाला सोना है, एक संज्ञा वाला सोना है। ये संज्ञा वाला सोना है। संज्ञा वाला सोना मतलब धातु वाला सोना, और क्रिया वाला सोना मतलब स्लीपिंग वाला सोना। तो ये कौन सा सोना है? धातु वाला। तो सोना धातु क्या होगा? पदार्थवाचक। लेकिन सोना से हमने बना दिया आभूषण, ऑर्नामेंट्स, अब ये क्या हो गया? जातिवाचक। आभूषण जातिवाचक, कुछ भी हो सकता है, नथनी, फुल्ली, कुछ भी हो सकता है, आपका हार, पायल, कुछ भी हो सकता है आभूषण। लेकिन मैंने पर्टिकुलर यहां से आभूषण में किसी पर्टिकुलर आभूषण का नाम ले दिया। मान लो जैसे मैंने बोल दिया क्या? नथनी, तब ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब ये क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है? उसी तरह जैसे देखो लकड़ी, तो लकड़ी क्या हो गया? पदार्थवाचक। लकड़ी क्या हो गया? पदार्थवाचक। लेकिन लकड़ी से मैंने बोल दिया फर्नीचर, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। क्या हो गया? जातिवाचक। ठीक। उसी तरह से देखना भाववाचक बनता है। भाववाचक में कैसे बनता है कि मान लो राम, तो राम क्या है आपका? व्यक्तिवाचक। लेकिन भगवान राम के बारे में बात हो रही, तो राम के गुणों के आत्मसात करने की बात, तो राम का गुण हमको थोड़ी दिखाई देता है, राम दिखाई देता है, राम का गुण दिखाई नहीं देता। तो राम की जो क्वालिटीज है उसके लिए क्या वर्ड यूज है? रामत्व, कि हमें रामत्व को अपनाना चाहिए, मतलब राम के भावनाओं को अपनाना चाहिए, राम के व्यक्तित्व को अपनाना चाहिए। तो राम व्यक्तिवाचक है, लेकिन राम के गुण जो हमको दिखाई नहीं दे सकते, सिर्फ महसूस करते हो, क्या होगा? भाववाचक। तो क्या कहलाया? क्या? भाववाचक। तो ऐसे इन्हीं चीजों को अपने को नोटिस करके पढ़ना, यही चीजें परीक्षा का प्रश्न है। बाकी जो तुम स्कूल में पढ़े हो वो तो सब बेकार है, वो सब यहाँ पे आने वाने वाला है नहीं। लेकिन परिभाषा में हमारी मजबूरी है कि वही लिखना पड़ेगा। तो पहले तो आप हेडिंग लिखो, संज्ञा की परिभाषा, फटाक से लिखो। लिखो, किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव को दिया गया नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव को दिया गया नाम, भाव को दिया गया नाम संज्ञा कहलाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव को दिया गया नाम संज्ञा कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। आगे लिखो, संज्ञा को व्याकरण मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। संज्ञा को व्याकरणाचार्य मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। संज्ञा को व्याकरणाचार्य मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं, परंतु इन्हें अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। संज्ञा की परिभाषा लिख लिया सब लोगों ने? क्या लिखे संज्ञा की परिभाषा? किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के दिया गया नाम, ये मेरे तरफ से दिया, बाकी आप बोध होत वाला लिखते हो, स्कूल वालों लिख लेना। दिया गया नाम क्या है? संज्ञा है। अपन बेसिक तौर पे किसी वस्तु या व्यक्ति या भाव को पहचान करने के लिए जो नाम देते हैं क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। पर देखो अब संज्ञा का भेद का पहला तरीका ना वर्गीकरण का पहला, देखिए संज्ञा को पहले हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला मूर्त, दूसरा अमूर्त। मूर्त कौन होगा? जिसे देखा छुआ जा सकता है, अर्थात कोई वस्तु या व्यक्ति।
अमूर्त कौन होगा? जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता। अमूर्त के अंतर्गत 4 कैटेगरी, आप ऐसे ही बनाते चलिएगा, ये वर्गीकरण है संज्ञा का। 4 कैटेगरी। पहला क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या हो गया? पदार्थवाचक संज्ञा। और चौथा क्या हो गया आपका? समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से 4 निकल गए। पहले तो आपका संज्ञा बटा 2 भागों में, मूर्त और अमूर्त में। फिर मूर्त निकल गया कितने भागों में? 4 भागों में। और अमूर्त निकल गया किसमें? आपके 5वां भाववाचक में। इस तरह संज्ञा कितने प्रकार हो गए? 5। संज्ञा कितने प्रकार हो गए? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया क्या? 5वां। क्लियर हो गया पहला। लेकिन मूलतः कितने भागों में बटा है वो? मूर्त और अमूर्त, या वस्तु या भाव, वस्तु या भाव। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा बी में आते हैं। बी, गणना के आधार पे। अच्छा, यहां पे एक वो आधार को नहीं लिख पाया ना, मूर्त अमूर्त के आधार पे। ए जो हमने बांटा, किसके बेसिस पर बांटा? मूर्त अमूर्त के आधार पर। पहला बांटने का आधार क्या है? मूर्त और अमूर्त का आधार, ठीक है। दूसरा गणना के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? गणना के आधार पर। बी, गणना के आधार पर। गणना के आधार पर, ठीक। तो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दो तो होगा, सीधी सी बात है। जैसे आप क्रोध को गिन सकते हो क्या? दूध को गिन सकते हो क्या? पानी को? ठीक, सीधी बात है। तो ये सब अगणनीय संज्ञा कहलाएंगे, ठीक। तो दूसरा, गणना के आधार पर संज्ञा के भेद, है ना। तो गणना के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार का होता है। पहला गणनीय और दूसरा अगणनीय। गणनीय मतलब हो गया काउंटेबल, और अगणनीय मतलब हो गया क्या? अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल हो गया। गणनीय में लिख लो पेंसिल, कलम, कुर्सी, ये सब गणनीय संज्ञा कहलाएंगे। पेंसिल, उदाहरण लिखवा रहा हूं ना, पेन आदि। यहां पर लिख लो दूध, पानी, घृणा, प्रेम, ये सब क्या कहलाएंगे? अगणनीय। मीठा हो गया, गणनीय अगणनीय हो गया। ठीक। एक लिखो सजीवता निर्जीवता के आधार पर। सी, सजीवता निर्जीवता के आधार पर। सजीवता निर्जीवता के आधार पर। पहला प्राणीवाचक, मतलब लिविंग नॉन लिविंग, समझ रहे हो ना। और ये होगा अप्राणीवाचक। पढ़े थे संज्ञा ऐसा, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक में लिखो, कल से तुम दोनों, आर्यन और तुम दोनों टाइम में आना या तुम मत आना, ठीक है। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, ध्यान सुनो। प्राणीवाचक में लिखो मनुष्य, भालू, शेर, ये सब आएगा। अप्राणीवाचक में क्या आएगा? दूध, पेंसिल, पेन आदि, ये लिखो। फिर आएगा आपका डी। डी में लिखो, पहला हो गया मूर्त अमूर्त के आधार पर, दूसरा क्या हो गया? गणना के आधार पर, तीसरा क्या हो गया? सजीवता निर्जीवता के आधार पर, चौथा उत्पत्ति के आधार पर। इसको पूछेगा, इसी को उद्गम कहते हैं ना। फिर कंफ्यूज मत होना, कौन पूछा था वैसे उद्गम का गए? उत्पत्ति उद्गम एक ही होता है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 3 इसको पूछा है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर 3 क्या क्या बोल रहा हूं? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। जातिवाचक के फिर 2 भेद, पहला समूहवाचक और दूसरा
द्रव्यवाचक। हो गया? ठीक है, ये पूरा खत्म, संज्ञा के भेद। अब देखो, अब क्यों इसको मैं लिखवाया। एक बार प्रश्न आया, संज्ञा कितने भेद होते हैं। चूंकि तुम स्कूल से पढ़ के आए हो, तुम क्या मारोगे, 5। एक बार उत्तर लिया 2, क्योंकि संज्ञा मूल रूप में सिर्फ 2 ही है, मूर्त और अमूर्त। अब बच्चा बोला यार मैं तो बचपन से पढ़ा हूं, 5 एका हो गया। एक बार फिर पूछा, अब वो रट लिया, या तो 2 होता है या 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में 2 भी था, 3 भी था, 5 भी था, वो लिया 3। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब समझ में आया, इसलिए मैंने बता दिया। और ये जब तक वो बेस नहीं बताएगा तब तक तुम एग्जैक्टली टिक नहीं मार सकते। अगर वो प्रश्न पूछने वाला थोड़ा बुद्धिमान होगा और लिख देगा गणना के आधार पे, तो फिर कहानी खत्म है, 2 इंच होगा। लिख देगा सजीवता निर्जीवता के आधार पर, तो 2 इंच होगा। उत्पत्ति के आधार पर तो 3 इंच होगा। अगर बोलेगा मूर्तता मूर्तता के आधार पर तो 2 इंच होगा। और जनरल फॉर्म में बोले तो 5 होगा। क्योंकि देखो यहां पर भी उत्पत्ति के आधार पर नियमता कितने आ गए, 1 2 3, और फिर क्या आ गया 4, और फिर क्या आ गया 5। उत्पत्ति इसमें आधार पर कितना आ गया 5। तो मूल रूप में 5 होता है। यदि कुछ ना लिखा हो, सिर्फ इतना लिखा हो कि संख्या के भेद होंगे, तो मारिए 5। हालांकि वो रिस्क फैक्टर है, हालांकि वो रिस्क फैक्टर है कि आपने 5 मारा, उत्तर वो 3 ले ले, उत्तर वो 2 ले ले। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है, बेस सिर्फ इतना ही लिखा है कि संज्ञा के भेद कितने होंगे, तो अब क्या मारिए 5। लेकिन जब कैटेगराइज कर दे कि गणना के आधार पर तो 2, सजीवता निजीवता के आधार पर 2, मूर्तता मूर्तता के आधार पर 2, उत्पत्ति के आधार पर 3, 5 नहीं 3। कौन कौन, व्यक्ति, जाति, भाव। फिर जाति का 2 भाग है क्या, हाँ ये पूछा है कि समूह और द्रव्य की कब किससे उत्पत्ति हुआ है, तो जाति से। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये कहानी खत्म। अब इसको बताना नहीं पड़ेगा, सबको व्याख्या नहीं करना पड़ेगा। जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो वो व्यक्तिवाचक, जिससे किसी जाति का बोध हो जातिवाचक, कच्चे पदार्थ का बोध हो तो पदार्थवाचक, समूह या झुंड का बोध हो तो समूहवाचक, ठीक है। और जिसको देखा छुआ ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, वो क्या होगा, भाववाचक। क्लियर हो गया। तो सीधा सीधा मैं कोई परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, मेरे को इतना टाइम पास नहीं करना तुमको संज्ञा पढ़ाने में। 3री कक्षा से आदमी पढ़ता है, मैं सिर्फ उसके एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। उसमें भी मैं इसका एग्जाम्पल नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ मैं एग्जाम्पल इनका लिखवाऊंगा और इसका भी एक आठो लिखवाऊंगा, बाकी नहीं। ओके, और फिर लास्ट में भाववाचक बनाने के नियम पढ़ाऊंगा। अभी कुछ नियम है उसी को लिखवाऊंगा। चलिए तो लिखिए फटाफट लिखिए, हेडिंग लिखते चलिए। संज्ञा के प्रकार, हाँ अरे तो वर्गीकरण है, ये प्रकार थोड़ी है जोजवी। इस संज्ञा को बांटने के क्या हैं, तरीके हैं। इसको प्रकार मत कहो, इसको लिख लिए सब लोगों ने। ये संज्ञा का क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब पढ़ा रहा हूं संज्ञा प्रकार। पहला क्या लिखो, व्यक्तिवाचक, अपना नाम लिखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा डैश उदाहरण लिखो, परिभाषा अपने घर में लिखना। उदाहरण में सीधा लिखो क्या, अपना नाम, जैसु भी नाम है, अपने जिला का नाम लिख लो। लिख जया, अपने जिला का नाम क्या नाम है, जय जिले का, हाँ लिख मुंगेली। हो गया, चलो आगे बढ़ो। सेकंड में आ जाओ। सेकंड क्या है, जातिवाचक। चलो लिखो, जातिवाचक को भी लिख लो, जो भी है। अच्छा हो जाएगा। बहन शब्द क्या शब्द है, बहन 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 भाई शब्द जातिवाचक। बहन भाई क्या है, जातिवाचक। घुस जाते, लिखो बहन भाई। मंत्री, मंत्री जातिवाचक है ना, पर चला समूहवाचक मत मार देना, एक मंत्री थोड़े होते, कई मंत्री होते हैं। मंत्री क्या है आपका, जातिवाचक। मैं लिखवा देता हूं इसे। ठग लिखो, ठग, ठग ठगने वाला, ठग, ठग भी आपका जातिवाचक है। मैं लिखवा देता हूं जिसमें मेरे को डाउट है कि तुम घुस जाओगे वैसे शब्दों को ना। बाकी तुम सब जानते हो, कुत्ता बिल्ली लड़का लड़की, ये सब शब्दों को सब जानते हो, क्या है ये, जातिवाचक है। प्रोफेसर,
प्रोफेसर जातिवाचक होगा ना, प्रोफेसर है वो, ठीक है, जातिवाचक। डॉक्टर जातिवाचक, शिक्षक जातिवाचक, ठीक हो गया। पुस्तक जातिवाचक, वेरी गुड। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी सोच के बताओ। भूमध्य सागर, अब तो सागर का नाम बता दिया, भूमध्य सागर, क्या होगा? व्यक्तिवाचक। मैं जान रहा था ना, तो लोग रट्टा मार लिए थे सर, तो कहते जातिवाचक जातिवाचक। अच्छा, भूमध्य सागर क्या है? व्यक्तिवाचक। ज्वालामुखी क्या था? जातिवाचक। चलो फिर बताओ, ऋग्वेद वेद और ऋग्वेद, बस तो लिखो, वेद जातिवाचक, ऋग्वेद व्यक्तिवाचक। फिर लिखो रक्षाबंधन ना, तो बहुत सारा रक्षाबंधन आता है, एक बार बहनी से, एक बार गर्लफ्रेंड से। वे रक्षाबंधन एक ही बार होता है बहनी से, क्या होगा? व्यक्तिवाचक। कैसे जातिवाचक होगा बाबू? क्या रक्षाबंधन मनाता है? गर्लफ्रेंड बंधन है, बताना तो भाई, एक तो रक्षाबंधन होता है ना, त्योहार, हाँ जातिवाचक है, कई त्योहार है, तो त्योहार क्या होगा? जातिवाचक। और रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक। चलो फिर लिखो भारत, भारत भारत व्यक्तिवाचक ना, लेकिन हम लोग बहुत सारे भारतीय हैं, कौन जातिवाचक है? अच्छा, वाह, लगता है इसकी जरूरत है बहुत। भारतीय कहां दिखाई दे रहे हैं मुझे बताओ। हाँ, अब आया, फील है कि हम भारत के निवासी हैं, भारतीय। तो भारतीय भाववाचक संज्ञा है, एक चारों नहीं है। अब भारत क्या है? व्यक्तिवाचक है। और जो तुमको दिखाई दे रहा है वो जया, बाबी, ये वो फलना ढेकना, सब व्यक्तिवाचक हैं। सब समझ में आया? ये भले दिख रहे हैं भारतीय, पर ये भारतीय होने का भाव है, इंडियंस भाव है। चलो, ये घुस रहे हो ना, तीसरी कक्षा से पढ़ते आते हो, और खाओ एक कांदा अभी किसमें? संज्ञा में। यही नहीं बन रहा है तुमसे। चलो लिखो आगे, नेक्स्ट। अमेरिकी, भाववाचक है, ठीक। चलो, अमेरिका वालों का भाव है, अमेरिकी है। चलो फिर आगे लिखो, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक। चांदनी चौक व्यक्तिवाचक। और कहते चांदनी चौक भाई, खेट तो दिल्ली में है, चांदनी चौक तो क्या हो गया वो? व्यक्तिवाचक। चलो बहुत लिखवा दिया, अब अगला अगला में आ जाओ, क्या है? पदार्थवाचक। पदार्थ में लिखो सोना, चांदी, दूध, सोना, चांदी, दूध, सोना, चांदी, दूध, घी, तेल, चावल, कुल मिलाकर लिख दो कच्चा पदार्थ। और कच्चा से पक्का बनता है तो जातिवाचक हो जाता है ना वो। कच्चा से पक्का बनता है क्या हो जाता है? जातिवाचक। चलो नेक्स्ट, समूहवाचक। समूहवाचक में लिखो, फटाफट लिखना, सेना, भीड़, सेना, भीड़, वर्ग, सभा, सेना, भीड़, वर्ग, सभा, गुच्छा, सेना, भीड़, वर्ग, सभा, गुच्छा, सेना, भीड़, वर्ग, सभा, गुच्छा। हो गया, इतना को लिख लिए। मंडल, अब लिखो इसको एग्जाम्पल में, घौद, खौद, कोष्टक में लिख लो फूलों का गुच्छा। फिर लिखो कुंज, ये कठिन है ना, घौद के बाद कुंज। कुंज में लिखो वृक्षों का समूह, वृक्षों का समूह, कुंज, कुंज। घौद मतलब बुके, इंग्लिश में बुके बोलते हैं। घौद इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड है? बुके, फूलों का गुच्छा। और कुंज क्या है? वृक्षों का समूह। चलिए नेक्स्ट, 4 हो गया। 5 भाववाचक। भाववाचक में आइए,
10:30 तक संज्ञा के साथ सर्वनाम भी खत्म करना है और कल विशेषण पढ़ना है। समझ में आया? चलो क्या लिखोगे आप? लास्ट नियम भाव। तो भाव में लिखते चलो, एग्जाम्पल बहुत सारे जानते हो। वैसे भाववाचक का बहुत सारा चीज आएगा, बट अभी लिख लो 2-4 ठो, ठीक है। जैसे लिखो दया, करुणा, दया, करुणा, लड़कपन, बचपन, लड़कपन, बचपन, लड़कपन, बचपन, हो गया आदि। अब लिखो नियम। नियम इंपॉर्टेंट है। नियम, संज्ञा संबंधी महत्वपूर्ण नियम। संज्ञा संबंधी महत्वपूर्ण नियम। नियम पहला, नियम पहला लिखो, लिखना, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया कि बहुवचन नहीं बनाए जा सकते। बना दोगे? दूध से दूधों, दही से दहियों, चावल से चावलों, बना सकते हो क्या? सोना से सोनाओं, चांदी से चांदियों, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो सीधा पहला नियम क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा से बहुवचन नहीं बनाए जा सकते। दूसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा कच्चे स्वरूप में होता है यदि उससे पक्का उत्पाद बनाया जाए। द्रव्यवाचक संज्ञा कच्चा स्वरूप में होता है यदि उससे पक्का उत्पाद बनाया जाए। इंग्लिश में लिख रहा है क्या? हाँ, तो हवा का हवाएं बोल सकते हैं। नहीं यार, हवा भाववाचक है। तो तू हवा देख पाता है तो बता मेरे को। हाँ, ये देख, हवा महसूस होता है बेटा। ठीक है, हो गया। यदि पक्का उत्पाद बनाया जाए, जैसे दूध से मिठाई, लकड़ी से फर्नीचर, यदि पक्का उत्पाद बनाया जाए, यदि पक्का उत्पाद बनाया जाए तो वह हो गया। यदि पक्का उत्पाद बनाया जाए तो वह क्या होगा? तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। 3 कॉलम बना लो आप लोग। पहला द्रव्यवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा व्यक्तिवाचक। एक ही शब्द कैसे कन्वर्ट होगा ना? पहला कॉलम में क्या रहेगा? द्रव्य, दूसरा में क्या रहेगा? जाति, तीसरा में क्या रहेगा? व्यक्ति। अब द्रव्य में लिखो दूध। तो एक समझ में आ रहा है बेटा? नाम क्या है? आखिरी भूल, नाम बता तेरा। सोनी। हाँ, तो लिख चल बेटा। 3 कॉलम बना। पहला क्या लिखोगी? दूध, है ना? द्रव्यवाचक हो गया दूध। अब जातिवाचक में एरो करके लिखो, क्या हो जाएगा? मिठाई। भाई दूध कच्चा उत्पाद है, पक्का उत्पाद क्या बन गया? मिठाई। तो मिठाई क्या हो गया? जातिवाचक। अब मिठाई में कई मिठाई है, अब लिख दो, कुछ भी मिठाई का नाम लिख दो जो भी तुमको समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, पेड़ा, जो भी लिख दो। क्या अच्छा लगता है? हाँ, तो लिख दो काजू कतली। तो काजू कतली क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक। दूसरा एग्जांपल लिखो, लकड़ी। लकड़ी, तो लकड़ी क्या हो गया आपका? द्रव्यवाचक। उससे बना दो पक्का उत्पाद, क्या? फर्नीचर। फर्नीचर। अब कोई भी फर्नीचर का नाम लिख दो जो तुमको अच्छा लगता हो, टेबल। हो गया, बस पर्याप्त है। फिर लिखो सोना। सोना कच्चा उत्पाद है, उसे पक्का उत्पाद बनाओ, आभूषण। और लिख दो नथनी, जो भी लिखना है जो तुमको पसंद है वो लिख लो, जेवर का नाम। हो गया। नियम 2 खत्म। नियम 3। नियम 3 लिखो, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं बनाए जा सकते। भाववाचक शब्द के बहुवचन नहीं बनाए जाते। भाववाचक शब्द के बहुवचन नहीं बनाए जाते। और यदि अपवाद स्वरूप बन गया, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं बनाए जा सकते यदि अपवाद स्वरूप बन गया, भाववाचक का बहुवचन बन गया, तो वह जातिवाचक हो जाता है।
यदि अपवाद स्वरूप भाववाचक का बहुवचन बन गया तो वह जातिवाचक हो जाता है। हाँ, तो हवाएं फिर जातिवाचक हो जाएगा। जैसे बुराई से बुराइयां, तो बुराइयां जातिवाचक हो जाएगा। हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? पहला, भाववाचक का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। यदि भाववाचक बहुवचन हो गया तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। लिख लो एग्जाम्पल। बुराई, पहले लिखो बुराई और ब्रैकेट में लिखो भाववाचक। बुराई ब्रैकेट में लिखो भाववाचक। अब बुराई के सामने डेस करके लिखो बुराइयां और डेस पे लिखो डेस करके जातिवाचक। तो बुराई क्या है आपका? भाववाचक है, पर बुराइयां क्या हो गया? जातिवाचक। फिर अगला शब्द लिखो, अगला मतलब एग्जाम्पल। ठीक है? समूहवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग नहीं किए जाते। अगला नियम जो भी होगा, थर्ड होगा, सेकंड का होगा, फोर्थ होगा। हाँ, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता, परंतु जब कोई समूह सूचक शब्द या संज्ञा, समूह सूचक शब्द या संज्ञा, परंतु समूह सूचक शब्द या संज्ञा दो अलग अलग इकाइयों का बोध कराए, दो अलग अलग इकाइयों का बोध कराए, समूह सूचक शब्द या संज्ञा दो अलग अलग इकाइयों का बोध कराए, तो बहुवचन बनाया जा सकता है। तो बहुवचन बनाया जा सकता है। समूह सूचक शब्द या संज्ञा दो अलग अलग इकाइयों का बोध कराए तो बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में लिखो सेना। सेना समूहवाचक है। सेना क्या है? समूहवाचक, पर इसका बहुवचन नहीं बनता, पर बहुवचन बन गया। जैसे कि सेनाएं, सेना समूहवाचक है और सेनाएं क्या हो गया? सेनाएं बहुवचन बन गया। सेनाएं क्या बन गया? बहुवचन। पर किस सेंस में होगा? तो सेनाएं लिखे हो ना, उसके नीचे एरो करके लिखो, लिखो भारत और पाकिस्तान की दोनों सेनाएं, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं जमकर लड़ी। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं जमकर लड़ी। देखो अब दो अलग अलग यूनिट हो गया, तो सेना से क्या बन गया? सेनाएं। ऐसे नॉर्मल टाइम में तुम सेना का सेनाएं नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है बात? पर दो अलग अलग यूनिट दिखाई दे रहा है, भारत और पाकिस्तान, तो क्या कह सकते हो? सेनाएं, वरना वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट लिखिएगा फिर से एग्जांपल। कभी 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 जातिवाचक शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में होता है। नेक्स्ट नियम है, कभी कभी जातिवाचक शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में होता है। कभी कभी जातिवाचक शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में होता है। कभी कभी जातिवाचक शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में होता है। मुझे एक बात बताओ, नगर जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? नगर, नगर शब्द जाति होगा ना भाई। बिलासपुर नगर, रायपुर नगर, भिलाई नगर, ये क्या होगा? नगर, नगर शब्द है जाति, बिलासपुर कहोगे तो व्यक्ति, पर अपन नगर कह रहा हूं। नगर शब्द क्या है? जातिवाचक। नगर का पर्यायवाची है पुर। नगर का पर्यायवाची है पुर। जैसे बिलासपुर, रतनपुर, रायपुर, तो नगर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? पुर। तो पुर शब्द क्या होगा भाई? नगर जब जातिवाचक है तो पुर भी क्या होगा? अरे जातिवाचक होगा। तो जगन्नाथ भगवान का पुर, जगन्नाथपुर, जगन्नाथ भगवान का पुर जगन्नाथपुर, जिसको आप एक वर्ड में कहते हो पुरी। जिसको एक वर्ड में क्या कहते हो? पुरी। कहां जाता है? पुरी जाता कहते हो। तो पुरी व्यक्तिवाचक हुआ कि जातिवाचक हुआ?
क्या हुआ, पूरी जातिवाचक है, पर हम उसको मानते क्या हैं, व्यक्तिवाचक। पूरी बेसिक तौर पे पुर का स्त्रीलिंग शब्द है, पुर का क्या है, स्त्रीलिंग है, तो वो तो पूरी मतलब कोई भी पूरी, पूरी मतलब नगर। लेकिन हमको जब भी कोई व्यक्ति पूरी कहता है तो हम पूरी का मतलब केवल जगन्नाथ के पूरी से लेते हैं, इसलिए उसका क्या अर्थ हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक, तो जैसे लिख दो, देखो एग्जांपल, जैसे पूरी शब्द का अर्थ नगर है, पूरी शब्द का अर्थ नगर है, अर्थात वह जातिवाचक है। पूरी शब्द का अर्थ नगर है, अर्थात वह जातिवाचक है। परंतु परंतु पूरी कहने से जगन्नाथपुरी का बोध होता है, परंतु पूरी कहने से जगन्नाथपुरी का बोध होता है, परंतु पूरी कहने से जगन्नाथपुरी का बोध होता है, परंतु पूरी कहने से जगन्नाथपुरी का बोध होता है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक के समान प्रयोग किया जाता है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक के समान प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिवाचक के समान प्रयोग किया जाता है। फिर लिखिए, कभी कभी, नियम अगला, कभी कभी व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है, कभी कभी व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है, कभी कभी व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है, कभी कभी व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जाम्पल को लिखिए फिर बताइएगा मुझे। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, एग्जाम्पल लिखिए, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यशोदा के नीचे अंडरलाइन करो, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, यशोदा के नीचे क्या करो, अंडरलाइन। अब मुझे बताओ यशोदा शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। पर इस लाइन को पढ़ के बताओ कि यशोदा का अर्थ क्या निकल रहा है। सॉरी यशोदा, हाँ सॉरी उल्टा उल्टा बोल दिया मैं। यशोदा क्या है आपका, व्यक्तिवाचक। अब लक्ष्मी के नीचे अंडरलाइन करो, लक्ष्मी के नीचे अंडरलाइन करो। अब मुझे तो बताओ कि लक्ष्मी कौन सा संज्ञा है व्यक्तिवाचक, है व्यक्तिवाचक। अगर लक्ष्मी का अर्थ तुम किसी लड़की से ले रहे हो तो व्यक्तिवाचक है, पर लक्ष्मी का अर्थ तुम धन संपत्ति से ले रहे हो कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का भाव क्या निकल रहा है, धन संपत्ति वाला। तो अब लक्ष्मी क्या हो गई, जातिवाचक। पर अगर खाली बोले कि लक्ष्मी कौन सा का संज्ञा है तो क्या मारोगे, व्यक्तिवाचक। पर इस वाक्य में बोला कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है तो क्या हो गया, जातिवाचक। लिखो अगला एग्जाम्पल, अब बताना, लिखो। लिखो, राजू हमारे घर का तेंदुलकर है, राजू हमारे घर का तेंदुलकर है। अब तेंदुलकर के नीचे अंडर लेंगे, बताओ कौन सी संज्ञा हो गई है। भाई तेंदुलकर व्यक्तिवाचक है ना, एक ही तो तेंदुलकर है, अपन सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, तो तेंदुलकर एक ही तो है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। लेकिन राजू के कंपैरिजन में अपन कह रहे हैं कि तेंदुलकर के समान खेलता है, तो तेंदुलकर क्या हो गया यहां पे, जातिवाचक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला नियम, लास्ट है, फिर तुम्हारा संज्ञा खत्म। लिखो, कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है, कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है, कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। लिखो, यह सब अच्छा पहनावा है। उदाहरण, कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। एग्जाम्पल लिखो, यह सब अच्छा पहनावा है, यह सब अच्छा पहनावा है, यह सब अच्छा पहनावा है। तो पहनावा क्या है, जातिवाचक की भाववाचक, भाववाचक। भाई
पहनावा भाववाचक है, पहनावा को हम महसूस करते हैं, ठीक है, लेकिन पहनावा के कई प्रकार हैं भाई। कोई धोती पहन लेता है, कोई पैंट पहन लेता है, कोई पैंट में ऐसा टपरी वाला पहन लेता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या कट बोलते हैं इसको, आजकल चलता है एंकल फिट। अरे आजकल ऐसा वाला चलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है, ये एंकल फिट। कोई एंकल फिट पहन लेता है, कोई नैरो फिट पहन लेता है, कोई स्लिम फिट पहन लेता है, समझ में आ रहा है। तो पहनावा का मतलब हो गया कई प्रकार के पहनने के तरीके, कई प्रकार के पहनने के तरीके। तो पहनावा व्यक्तिवाचक भाववाचक हो गया कि जातिवाचक हो गया? अरे मूलतः भाववाचक है, केवल पहनावा आएगा तो क्या है, भाववाचक। पर यहां पर क्या हो गया, जातिवाचक। पहनावा मतलब पहनने के कई तरीके, जैसे नैरो फिट, एंकल फिट, स्लिम फिट, है ना, नॉर्मल फिट। तो एक तरह से वो क्या हो गया आपका जातिवाचक। बहुत प्रकार का बोध हो रहा है, ठीक है, तो लिख लो वो जातिवाचक है वहां पर। अब अगला साइड हेडिंग लिखो, जातिवाचक बनाने के नियम, सॉरी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण लिखना, नियम नहीं, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण अलग टॉपिक है ना, नियम खत्म हो गया। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण लिखो, विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे, अब जैसे लिख के छोड़ दो, मैं फोटो खींच के ग्रुप में भेज रहा हूं, उसको कल उतार के चुपचाप ले आना। जैसे अनेक प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। जैसे